नेता बनने के लिए आपके बीच में नहीं आई हूँ। मैं जो काम कर रही हूँ बहुत टफ काम है भैया। मेरी बात को अगर कोई भी एक व्यक्ति समझ जाए तो मुझसे जुड़ करके काम करे। मैं दिल में बहुत दर्द लेकर के आई हूँ। मेरा एक एक मिनट एक एक दिन बहुत कीमती है। जितना टाइम हमको यहाँ आकर के 3 दिन लगा ना, मुझे कल से हम चले, आज पहुंचे या फिर कल हम पहुंचेंगे, 3 दिन हमारा वेस्ट हो गया। हम इसको वेस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये 3 दिन हम उत्तर प्रदेश में और जन क्रांति का काम कर सकते थे। हम एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं नेता नहीं बन, मैं चुनाव नहीं लड़ने आई हूँ आपके बीच में, ठीक है बहन जी? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमें इतना इस बीच में कम से कम 10 तारीख से, जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट आया है, हम ठीक से सो भी नहीं पाए हैं। किसी भी सूरत में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ दिमाग में खाली एक नाम घूमता है, वो है क्या? साहब कांशीराम, साहब कांशीराम। कि साहब तेरी नेक कमाई हम लोगों ने दारू बेच खत्म कर डाली। यही बात केवल दिमाग में आती है और कुछ भी नहीं आता। साहब ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी, 5 प्रतिज्ञा लिखी, मैं कभी घर नहीं आऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा, और मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। आज के बाद ये बहुजन समाज मेरा घर होगा। ये चिट्ठी लिखा और साहब ने पोस्ट कर दिया। माँ चिट्ठी पाई, नौजवान लड़का शादी नहीं करेगा। माँ पागल हुई, वहां से भागी भागी आई पूना में। महाराष्ट्र में पूना शहर है, उस पूना शहर में साहब नौकरी करते थे। माँ भागी भागी आई और साहब कांशीराम के साथ में 2.5 महीना रही उनकी माँ। 2.5 महीना में साहब कांशीराम अपनी माँ से गिनती के 2, 3, 4 बार बात की होगी। साहब कांशीराम रात दिन ऐसे लेट करके केवल किताबें पढ़ते रहते थे बाबा साहब। एक दिन माँ से रहा नहीं गया तो माँ पूछती है, जी कैसी किताबें जो तू पढ़ता रहता है रात दिन, ऐसा क्या लिखा है इन किताबों में? हाँ, किन की किताबें है जो ये पढ़ता रहता है? तेरे पास कितनी भी फुर्सत ना है कि तू अपनी माँ से बात कर ले। तो बाबा माननीय कांशीराम साहब माँ से कहते हैं, माँ ये कोई साधारण किताबें नहीं है, ये किताबें मेरे बाबा साहब लिख के गए हैं, और ये किताबें बाबा साहब मेरे जैसे लोगों के लिए लिख करके गए हैं, और इन किताबों में बाबा साहब मेरे लिए सत्ता की चाबी खोज छोड़ के गए हैं। मैं इन किताबों को पढ़ करके उस चाबी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ तू घर जा, तू टाइम वेस्ट मत कर, मैं तेरे साथ घर आने वाला नहीं। माँ रोते रोते वापस चली जाती है कि मेरा पुत्र जो है वो मेरे हाथ से निकल चुका है, अब मेरी बात मानने वाला नहीं है। माँ घर चली जाती है वापस। 4 साल बीत जाता है, न माँ ने बेटे को देखा, न बेटे ने माँ को देखा। 4 साल तक अपने माँ बाप से दूर रहते हैं साहब कांशीराम, और इस दौरान साहब इतना संघर्ष करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो जो भाई मुझे ऊपर आकर के अपना परिचय दे रहे थे ना, मैं फलानी पार्टी का सदस्य हूँ या नेता हूँ, वो तो इस बात को और भी कान खोल करके सुन लो, बहुत ध्यान से आप सुन लो। नेता बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, और अगर आपने त्याग नहीं किया तो आप नेता नहीं बल्कि चमचा हो। और साहब ने हमको पहले ही आगाह कर दिया इस बात से। साहब ने पहले ही हमको आगाह कर दिया था बहन जी, जब साहब इतना संघर्ष किया कि पूना शहर में साहब ने एक कमरा किराए पे लिया, नौकरी छोड़ दिए तो घर छूट गया सरकारी। थोड़ा पैसा जो इकट्ठा था वो रोजाना मीटिंग करने में खर्चा हो गया। साहब के साथ में एक आमटे करके साथी हुआ करते थे। फौजी जी, आपकी आंखों से साहब को मैं देख रही हूँ और आपको केंद्र में रख करके ये बातें बोल रही हूँ। जब आप गाना गा रहे थे तो मुझे वही छवि नजर आ रही थी कि साहब ऐसे ही बोलते रहे होंगे, ऐसे ही। क्योंकि देखने में तो साहब, अब जब तो बूढ़ा वाला शक्ल देखा है साहब का, आपकी जैसे ही एकदम साइड से देखो तो ऐसे ही लग रहा था। साहब कांशीराम ने पूना में एक कमरा किराए पे लिया बहन जी, और रोजाना पूना में वो ट्रेन पकड़ के बंबई जाते थे मीटिंग करने के लिए। साहब ने बामसेफ संगठन बनाया, डीएसपी, बहुत सारा संगठन बनाया साहब ने। तो रोज मीटिंग के लिए वो पूना स्टेशन जाते थे, और उनके साथ में एक आमटे करके भी साथी थे, वो भी जाते थे। एक दिन की बात है, संडे का दिन था। आमटे जी ने कहा, साहब कल तुम्हारी मीटिंग है, कल मैं देर तक सोऊंगा तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। आमटे जी नौकरी कर रहे थे और साहब नौकरी छोड़ चुके थे, दोनों कमरा किराए पे लेके रहते थे। बोले संडे है, मैं आराम से सोऊंगा, और तुमको मीटिंग करने जाना है तो तुम चुपचाप किवाड़ लगा के चले जाना। साहब ने कहा ठीक है। साहब सुबह उठे, अपना नहाए धोए तैयार हुए, साइकिल उठाए और साइकिल से लेकर के अपना चले गए, निकल गए जो है ट्रेन पकड़ने के लिए, मुंबई स्टेशन के लिए, वो पूना स्टेशन के लिए। साहब ने दरवाजा बंद कर दिया। 5 मिनट के बाद साहब वापस घर आते हैं कमरे पे। आमटे जी कहते हैं, खड़बड़ाने लगे, साहब कुछ ढूंढ रहे हैं। आमटे जी पूछते हैं, क्या हुआ साहब, मीटिंग के लिए जाना नहीं है क्या? आज आपको लेट नहीं हो रहा है क्या? कह रही, अरे जरा खोज दे, तेरे पास 5 पैसा है, मेरी साइकिल पंक्चर हो गई है, तो जरा उसमें हवा डला ले तो थोड़ा 5 पैसा खोज दे। दोनों साथी मिल करके
गद्दा के नीचे, चद्दर के नीचे, किताब के नीचे 5 पैसा खोज रहे थे। बहन जी 5 पैसा नहीं मिला। आमटे जी कहते अरे साहब मेरी साइकिल लेते जाओ। कह रहे तेरी साइकिल में भी हवा नहीं है। दोनों साथी मिल करके 5 पैसा नहीं खोज पाए क्योंकि दोनों के पास 5 पैसा नहीं था। साहब ने घड़ी देखी, बोला मुझे लेट हो रहा है, अगर मेरी ट्रेन छूट गई तो मेरे लोग वहां पे इंतजार करते, आज मीटिंग मेरी कैंसिल हो जाएगी, मेरे लोग वहां इंतजार करते रह जाएंगे। और साहब वैसे ही साइकिल छोड़ दिए और पैदल भागते हुए पूना स्टेशन दौड़ करके गए और वहां से ट्रेन पकड़ के साहब गए मुंबई मीटिंग में। इतना त्याग किया था साहब ने, तब आप और हम इस मंच पे बैठने लायक है कि अपने आप को नेता बन रहे। और उसी आमटे जी के साथ में साहब कांशीराम एक दिन लौट रहे थे, जब पूना स्टेशन पे उतरते थे तो वहां साइकिल रेड़ो खड़ी कर देते थे पूना स्टेशन पे रोज सुबह जाते समय, और शाम को साइकिल से जब आ रहे थे तो दोनों लोग धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए धीरे धीरे आ रहे थे। उस दिन दोनों की जेब में एक भी पैसा नहीं था। तो साहब और ये दोनों लोग कभी कभी बामसे वाले पैसा चंदा जोड़ देते थे तो 1 रुपया 2 रुपया मिल जाता था। लोग 1 रुपया 2 रुपया मिल जाता था, साहब दोनों लोग बैठ के कहीं चाय पी लेते थे। उस दिन दोनों की जेब में 1 भी रुपया नहीं था। और जब वो लोग साइकिल से आगे बढ़े तो जिस ईरानी होटल पे चाय पीते थे उस साइकिल चल रही है ऐसे, ईरानी होटल निकला, साहब ने आमटे की तरफ देखा और आमटे ने साहब की तरफ देखा, और दोनों की साइकिल जब नहीं रुकी तो साहब को लगा कि आमटे का लग रहा है मीट खाने का मन है, और आमटे को लग रहा है साहब का मीट खाने का मन है, क्योंकि आगे एक होटल था वहां का मीट साहब को बहुत पसंद था। और जब वो साइकिल धीरे धीरे बढ़ते हुए उस होटल तक गई और उस होटल पे भी जब साहब की साइकिल नहीं रुकी, धीरे धीरे करके साहब आमटे की तरफ देख रहे हैं, आमटे साहब की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास पैसे नहीं थे। तो आमटे सोच रहे थे साहब के पास होंगे तो साहब की साइकिल रुकेगी, और साहब सोच रहे थे उनके पास होगा तो उनकी साइकिल रुकेगी। जब दोनों की साइकिल नहीं रुकी तो साहब को समझ में आ गया कि हम दोनों लोगों के पास पैसा नहीं, लेकिन किसी से एक ढेला भर भी शिकायत नहीं की। साहब कांशीराम ने दोनों लोग चुपचाप चले आए कमरे पर, घड़ा में से एक एक गिलास पानी पिए और पानी पी करके चुपचाप सो गए। फिर से सुबह उठ करके मीटिंग लेने जाने, इतना त्याग किए थे तब जाकर के यहाँ तक हम पहुंच पाए। और साहब जब पूना स्टेशन से मैं एक जगह की बात इसलिए कर रही हूँ कि उस जगह का सीधा रिलेशन आपके इस पंजाब के खवासपुरा गांव से। साहब उसी स्टेशन से जब आते थे रास्ते में एक बाबा साहब की एक जगह मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति के नीचे साहब कांशीराम बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते थे, खूब बड़ी बड़ी बातें आमटे जी से करते थे। आमटे साहब उनका मुंह ऐसे ताकते थे। साहब कहते थे एक दिन मैं अपने समाज के लोगों को इतना जागरूक कर दूंगा, इतना उनको उनकी ताकत का एहसास करा दूंगा कि वो लोग अपने वोट से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो लोग अपने वोट से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आमटे जी साहब को ऐसे टुकुर टुकुर ताकते थे, ऐसे ताकते थे कि जिस समाज को कोई पूछ नहीं रहा है उस समाज का कोई नेता कैसे बन सकता है, उस समाज का कोई मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। लेकिन वो रोजाना साहब कांशीराम को सुनते थे और साहब को कहते थे हाँ साहब एक दिन जरूर ऐसा होगा। और साहब कांशीराम ने देखिए 49-50 साल की उम्र में आप लोग दादा नाना बनने लगते हो। बहन जी 49-50 की उम्र में आप लोग दादी नानी बनने लगते हो। साहब कांशीराम ने 49 बरस की उम्र में 4000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की और 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। और क्या संदेश दिया साहब ने, कहा कि तुम्हारा वोट बहुत कीमती है, इस वोट को दारू पे मत बेचो, इस वोट को किसी को भी ऐसे मत दे के चले आओ, तुम्हारा वोट इतना कीमती है कि तुम अपने वोट से अपना राजा बना सकते हो। और इसीलिए साहब ने नारा दिया वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साहब ने कहा तुम्हारे वोट से कोई दूसरा राजा बन जाता है तो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो लोग साहब के साथ काम किए होंगे वो सारे लोग ये बातें जानते हैं। हमने किताब से पढ़ के साहब को जाना और मैं बहुत कष्ट में हूँ बहन जी, इसलिए ये सारी बातें दोहरा रही हूँ। आज जयंती तो बाबा साहब की है, लेकिन बाबा साहब को जिंदा किया किसी ने तो वो साहब कांशीराम। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम, कांशीराम, कांशीराम। बाबा साहब को जिंदा किया था साहब कांशीराम ने, और कैसे जिंदा किया था वो भी मैं आपको बता रही हूँ। साहब ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साहब ने कहा तुम लोग 100 में 85 हो, वो मेरे हरियाणा के भाई लोग 40% हो, तुम लोग 40%। 40% सोचो कितना बड़ा करिश्मा कर सकते हो बहन जी। 100 में 40 हो अकेले आप, 60 में बाकी लोग हैं, 60 में बाकी लोग हैं, ब्राह्मण ठाकुर बनिया जाट गुज्जर मुसलमान ये सब बाकी लोग हैं, 40 तो अकेले तुम हो, कितने बड़े करिश्मा कर सकते हो। साहब ने कहा 100 में 85 है पूरे इंडिया में, 100 में 85 है हम, तो राजा किसका होना चाहिए,
85 का ना, लेकिन राजा बनता किसका है? 15 का। गलती किसकी? गलती किसकी? गलती हमारी, गलती हमारी। साहब ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी हिस्सेदारी उसकी भी उतने ही हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन हमने तो हमेशा उसको राजा बनाया, और इसीलिए साहब कांशी राम ने कहा एक वोट वन वैल्यू, एक वोट एक कीमत। साहब ने कहा बाबू क्या करते हो आप भैया? आप पढ़ते हो? कोई छोटा मोटा काम करते हो? हाँ जी, काम करते हैं ना? आप काम करते हैं, मान लीजिए आप खेत में काम करते हो। साहब ने कहा उठो बाबू तुम चुनाव लड़ सकते हो। आपने कहा साहब मैं तो खेत में काम करता हूँ, मैं तो किसान हूँ, मैं कैसे चुनाव लड़ सकता हूँ? बोले तुम उठो, तुम्हारे पास तुम्हारे समाज का कितना वोट है? बोले साहब 40 है 100 में हम। बोले उठो तुम नेता बन सकते हो। साहब ने आपको उठा के खड़ा कर दिया। फिर आपसे कहा भैया आप क्या करते हो? आपने कहा हम तो साहब भैंस चराते हैं, हम क्या कर सकते हैं? बोले भैंस नहीं चराओ, उठो तुम भी नेता बन सकते हो। साहब ने आपको भी उठा के खड़ा कर दिया, नेता बना दिया। आपसे कहा बहन जी क्या करती हो? बोले हम तो साग भाजी उगाते हैं, हम तो मच्छी मारते हैं। साहब ने कहा मच्छी मारती हो तो क्या तुम भी नेता बन सकती हो, उठो। साहब ने आपको भी चुनाव में खड़ा कर दिया। अब सारे लोग साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। साहब हम तो मच्छी मारते हैं, हमको तो नेता नहीं, हमको पता ही नहीं नेता कैसे बनते हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? साहब ने कहा परेशान ना हो। साहब ने कहा चलो निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बेईमानों से जंग लड़ने का हथियार क्या दिया साहब ने? कहा कि भैया उठो, भले खेत में काम करते हो तो क्या, भले भैंस चराते हो क्या, भले साग भाजी उगाते हो क्या, चलो उठो। और एक तरफ आप खड़े हुए और एक तरफ साहब कांशी राम, और बीच में एक बड़ा सा ड्रम ले करके साहब उस ड्रम को ऐसे गोल सा छेद कर दिए, बीच में खाली कर दिए, और एक तरफ साहब पकड़ते थे और दूसरी तरफ भैया आप पकड़ते थे, और लेकर के गांव में निकले, पैदल यात्रा किए 200 किलोमीटर की, और कहा मुझे आपका एक वोट चाहिए, और इस वोट के साथ में जो भी आपकी श्रद्धा हो आपका एक नोट चाहिए, आपका एक वोट चाहिए और आपका एक नोट चाहिए। आपका एक वोट दिया और आपका एक नोट भेजी। जब गांव में साहब कांशी राम जैसा व्यक्ति निकल जाए और आपसे कहे कि बहना जो तेरे पास है वो दो, क्योंकि तुम अपने भाई को नेता बना रही हो, तो औरतें तो इतना खुश हो जाती थी बहन जी। उनके पास 5 रुपया रहता था, 1 रुपया रहता था, 2 रुपया रहता था, वो तो देती ही देती थी। उसके अलावा जो नाक में पहनी होती थी वो भी निकाल के दे देती थी कि साहब ये लो, ये भी अगर मिशन में काम आ जाए तो ये ले लो, मेरा भाई नेता बन जाएगा तो मैं बहुत सारा नाक का खिल पहन लूंगी। जो पायल पहनी रहती थी पायल निकाल के दे देती थी कि साहब ये लो, मेरा भाई नेता बन जाएगा तो ऐसी बहुत सारी पाजेब हम पहनेंगे, मेरा समाज बहुत तरक्की करेगा। ऐसे साहब एक एक वोट की कीमत आपको और हमको समझाए बेटा, तब जा करके आप यहाँ पर मंच पे बैठ पाए। वही साहब कांशी राम ने कहा एक वोट एक नोट। और जब चुनाव का वोट पड़ता था और जब वोट की काउंटिंग होती थी तो काउंटिंग में जानते क्या होता था? जनता इतना उत्साहित होती थी कि उस बैलेट, तब तो बैलेट पेपर से चुनाव होता था, कि जब वोट डालने जाती थी तो बैलेट पेपर में लपेट करके उसके पास 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, वो 5-10 रुपया उसी में लपेट करके बैलेट पेपर में डाल देती थी। और जब वोट खुलता था तो जो वो प्रत्याशी कौन हो सकता था? वो साहब का ट्रेंड किया वही प्रत्याशी हो सकता था। जब वोट खोला जाता था तो उसमें कहीं 1 रुपया मिल रहा है, 2 रुपया मिल रहा है, 5 रुपया मिल रहा है, 10 रुपया मिल रहा है, तो बहुत ईमानदारी के साथ वो पैसा इकट्ठा करके जो भी प्रत्याशी उस एरिया का होता था उसको दे दिया जाता है। ये क्रांति थी साहब कांशी राम की बेटी, ये क्रांति थी। ऐसा 4 साल तक लगातार साहब करते रहे और जिंदगी कई बार बहुत छोटी हो जाती है। 4 साल के बाद एक दिन साहब कांशी राम की मीटिंग यही चंडीगढ़ में लगती है, तो साहब की माँ अपने आप को रोक नहीं पाती, बोलती है कि मुझे बेटा को देखने जाना है। अब मुझे अपने पति से बोलती है कि चलिए बेटा को मना कर ले आए जाए, बेटा यही पास में आया हुआ है। बाप का दिल बहुत कठोर था, बोला जिस बेटे ने कह दिया कि मैं कभी घर नहीं आऊंगा, जिस बेटे ने मान लिया कि माँ बाप नहीं उसके लिए, उस बेटे के लिए हम भी मर गए, तो हमारे लिए भी वो बेटा मर गया, हम नहीं जा रहे उससे मिलने के लिए। लेकिन माँ का दिल तो बहुत कमजोर होता है ना बहन, माँ का दिल नहीं मानता है, वो जाती है साहब कांशी राम को मिलने के लिए। और ऐसे ही मंच लगा था, साहब कांशी राम खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, बाहर बहुत बड़ा मजमा लगा था। साहब कांशी राम की माँ वहीं दूर से देखती है, एक पेड़ के पीछे खड़ी हो जाती है, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि उतनी भीड़ को छोड़ करके, भीड़ को क्रॉस करके आके साहब कांशी राम से मिल जाए। साहब का भाषण लग रहा था, इधर साहब बोल रहे थे, उधर माँ की आंखों से ऐसे झरझर झरझर आंसू गिर रहा था।
आंसू झर रहा था। माँ सोच रही है कि जिस बेटे ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, आज उस बेटे को सुनने के लिए कितना दूर दराज से लोग अपना घर देहात छोड़ करके आए। साहब बोल रहे हैं और उधर माँ के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेगा। जब साहब का भाषण खत्म हुआ, जब सारे लोग भीड़ भाड़ खत्म हुई, कुछ एक कार्यकर्ता साहब के आसपास रह गए, तो माँ धीरे से पीछे से चल करके आती है और जैसे साहब के सामने आती है, साहब कार्यकर्ता लोगों को इशारा कर देते हैं कि कोई भी कुछ बोलेगा नहीं है, औरत नहीं है, मेरी माँ है। वो लोग पूछते सोचते ना कोई माँ आ रही, कोई औरत आ रही है, हटा दे साहब के पास में। बोले मेरी माँ है, इसको रोकना नहीं, जो भी ये करे इनको रोकना नहीं। और साहब की माँ जैसे साहब को सामने पाती है, साहब को खूब कस के ऐसे पकड़ के फूट फूट करके रोने लगती और रोते रोते कहती है, बेटा घर चल, घर चल बेटा, 4 साल हो गए तुझे देखे हुए। तेरी माँ की आंखें पथरा गई अपने बेटे की राह देखते देखते। तेरी बहन 4 साल से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का इंतजार कर रही है। बेटा घर चल, तेरी माँ बुढ़ी हो गई है, तेरी माँ से अब काम नहीं होता है। घर चल बेटा, मैं तेरे लिए लड़की पसंद किया है, तू शादी कर ले बेटा, वो बहू आएगी तो घर में मेरा काम में हाथ बटाएगी। घर चल बेटा, घर चल, मैं तेरे सर पे सेहरा बंधा हुआ देखना चाहती हूँ। कहती जा रही है माँ और रोती जा रही है, लेकिन साहब का निश्चय देखिए कितना दृढ़ है। न साहब की आंख से एक आंसू निकलता है और न साहब के चेहरे पे एक शिकन आती है। माँ रोते रोते जब थोड़ा चुप होती है तो साहब कांशीराम अपने सीने से माँ को थोड़ा अलग करते हैं और फिर वही एक बात बोलते हैं, माँ तू घर जा, घर जा तू माँ। मैंने इस बहुजन समाज को अपना घर मान लिया है और इस समाज को अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे कोई गुरेज नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए, माँ मुझे कफन चाहिए। इतना कहते हुए साहब कांशीराम वहाँ से वापस निकल लेते हैं मीटिंग से। अब मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, मेरी प्यारी हरियाणा वासियों बहनों, आप दोनों बताओ कि जिस साहब कांशीराम ने अपनी माँ से कहा माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि आपने बदले में साहब कांशीराम को क्या दिया? साहब कांशीराम ने किसके लिए कहा कि माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए? साहब ने किसके लिए अपने सेहरे पे, अपने सर पे कफन मांगा? बताइए, किसके लिए कहा कि मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए? किसके लिए? ना अपने समाज के लिए। बताओ आप, किसके लिए कहा साहब ने कि माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए? किसके लिए कहा? मेरे लिए कहा, आपके लिए कहा, आपके लिए कहा, समाज के लिए नहीं, आपके लिए। क्योंकि एक एक आदमी से समाज बनता है, एक एक आदमी को समाज में जोड़ा था साहब ने। एक एक दरवाजे पे साहब गए थे, कितने दरवाजों पे साहब को दुत्कार का सामना करना पड़ा होगा, आप सोच भी नहीं सकते। हम जितना साहब को पढ़ते हैं उतना आंखों से आंसू निकल रहे हैं। साहब के मिशन मूवमेंट को आपके और हमारे जैसे लोगों ने ही भेज दिया। हमारे लिए कहा, मेरे लिए कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहती हूँ, साहब ने मेरे लिए कहा मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। मुझे कुत्ते ने काटा, मैं इतनी दूर हरियाणा आई हूँ आपके लिए। क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे इस बात का डर था भाई राम कुमार जी। मैंने कहा एक ही कार्यक्रम करने जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी जरूर। मुझे इस बात का डर था कि जिस तरह के साहब का मिशन उत्तर प्रदेश में खत्म होने के कगार में पहुंच गया, जिस तरीके से साहब के मिशन को पंजाब में मटियामेट किया, वो साहब का मिशन अब खत्म करने के लिए हरियाणा में भी लोगों ने पांव पसारना शुरू कर दिया। और उसका एक उदाहरण आपके सामने स्टेज में बैठा हुआ। साहब ने कहा तुमको नेता बनाऊंगा मैं, और हम चमचा बन गए। साहब ने कहा तुम अपने वोट की कीमत समझो। हमने अपने वोट की कीमत नहीं समझी, हमने तो उसकी चमचागिरी करके अपने वोट को कीमत लगा दी। साहब ने कहा तुम अपने वोट से अपना राजा चुन सकते हो। साहब ने कहा एक वोट एक वैल्यू, अपने वोट को दो और अपने वोट के साथ एक नोट को दो। तुमने तो नोट पाया भैया। किसी ने चुनाव से पहले एक दिन वोटिंग से पहले बहन जी इन्हें कोई लाके 500 रुपया दे दे और एक अंग्रेजी वाला दे दे, तो उससे बेहतर तो कोई आदमी होता ही नहीं है तुम्हारी में। एक पहुआ मिल गया और 100 रुपया मिल गया, 500 रुपया मिल गया, 1000 रुपया जेब में मिल गया। आपने तो अपने वोट का सौदा कर दिया। साहब ने आपके जैसे लोगों के लिए कहा था, जिसने अपना वोट बेच दिया उसने अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर दिया। तुमने वोट नहीं बेचा, वोट की अपनी बेटी की इज्जत का सौदा किया। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको यही दे सकती हूँ। हाथरस कांड सुना है ना आपने उत्तर प्रदेश में? हाथरस में बहन जी, आगरा के पास हाथरस जिला है, वहां पे अपनी एक समाज की बेटी घर में खाना बना रही थी, उसके माँ बाप घर में नहीं थे, उसकी नानी दरवाजे पे बैठी हुई थी।
बेटी खाना बना रही थी, छत ऊपर से खुली हुई थी, छत में से एक आदमी एक लड़का कूद जाता है, उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है घर के अंदर। लड़की विरोध करती है, वो लड़की स्टोव पे खाना बना रही होती है, स्टोव में केरोसिन होता है ना, मिट्टी का तेल। जब लड़की विरोध करती है तो उसी केरोसिन को उस लड़का जो है लड़की के ऊपर छिड़क के उसको जिंदा आग जला देता है। लड़की जलती हुई जब चिल्लाती है, बाहर आती है, उसकी नानी देखती है और फिर नानी चिल्ला के गांव भर के लोगों को इकट्ठा करती है, बेटी की आग बुझाते, अस्पताल ले जाते, बच्ची मर जाती है। बेटी मर जाती है, वो लड़का खोजा जाता है, लड़के को जेल हो जाती है, लड़के को फांसी की सजा हो जाती है। यहाँ तक तो कानून दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अपने वोट को बेचने की कीमत हम उत्तर प्रदेश में चुका रहे हैं और हरियाणा तो बहुत पहले से चुका रहा है। आपने तो कभी सत्ता का स्वाद चखा ही नहीं, आपने तो चमचागिरी शुरू कर दी ना, आपने तो कभी नेता बने ही नहीं, तुमने कभी राजा बनने का सपना भी नहीं देखा। तुमको साहब ने दिखाया तो, लेकिन तुम राजा नहीं बने, तुम चमचे बन गए, पिछलक्कू बन गए, दूसरी पार्टियों के दलाल बन गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि बहन जी 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश में, 11 तारीख को मोनू ठाकुर नाम का वो लड़का जेल से रिहा हो जाता है जिसने आपकी बेटी को जिंदा जलाया। वो रिहा हो जाता है, उसकी फांसी की सजा भी माफ हो जाती है। दोषी कौन है बताओ? दोषी हम। साहब ने कहा था ना, जिसने वोट बेचा अपनी बेटी की इज्जत का सौदा, अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर दिया ना हमने। अभी तो एक केस आ रहा है, ऐसे जाने कितने केस होंगे जो सामने ही नहीं आते। साहब ने एक एक वार्निंग दी थी, तो कहा था तुम नेता बनो, तुम चमचा बन करके रह गए। अरे साहब की बात को बाबा साहब ने बहुत पहले इस बात को कहा था, दूसरे के महल में जा रहे हो तो जाओ जरूर, लेकिन अपने झोपड़े में आग लगा के न जाना। काहे कि किसी दिन राजा से तुम्हारा बैर हुआ, झगड़ा हुआ, तुम्हें लात मार के बाहर कर देगा, तब कम से कम तेरा झोपड़ा तो रहेगा तेरे को शरण देने के लिए। और यहाँ तो हम अपने पूरे झोपड़े में आग लगाए पड़े, पूरे झोपड़े में आग लगाए पड़े। कष्ट है इस बात का भैया। जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिस तरीके से हम 4-4 बार मुख्यमंत्री बने, अरे यहाँ तो कह रहे थे भाई मेरे कि फोटो तो लगाना शुरू कर दिया है। अरे वही तो मैंने कहा ना, रंगा सियार चेहरा रंग ले तो शेर ना बन जाता है भैया। जब बात समझ लो, जब बाबा साहब की फोटो लगा करके कोई भी आपको मूर्ख बना के ले जाए तो आप मूर्ख हो, वो थोड़ी मूर्ख है, वो तो चालाक है ना। उसने बाबा साहब का फोटो लगाया, आपका वोट ले लिया, और वोट लेकर के मुख्यमंत्री और नेता वो किसको बनाएगा? तुमको बनाएगा। तुम्हारा तो उसे केवल वोट चाहिए, नेता तो वो ऊंची जाति के लोगों को बनाएगा। पंजाब जीता जागता उदाहरण है, देख लो चाहे तो। 5 राज्यसभा गए वहां आप पंजाब से, एक भी बिरादरी का हो तो मेरा नाम बदल देना। कीमत समझो, कीमत। हरियाणा वासियों 40% हो, 40%। तुम अपने वोट से कितना बड़ा क्रांति कर सकते हो, लेकिन आपको तो क्रांति करनी नहीं है ना। यहाँ दारू पा करके खुश, वहाँ उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन बंट रहा है, राशन पाके जनता खुश। और कहा जाता है भैया क्या करना? अरे तुम्हारे वोट से काका दादा, तुम्हारे एक वोट से कौन सी सरकार बननी बिगड़नी है? काका कह रहे हैं सच में कौन सी बननी बिगड़नी है। ला इस समय फौवे का इंतजाम हो गया, अंग्रेजी वाले जेब में 1000 रुपया मिल गया वोट के लिए। जे उनने तो कभी कुछ ना दे, कमाई कम से कम, इनने तो कम से कम इतना पैसा दे दो उनको, जे हमें बहुत खुश है। जे 1000 रुपया कोई बात ना, जो जहाँ भैया बोलोगे जो वही वोट डाल के चले आएंगे, जाओ डाल के चले आओ। वोट का सौदा कर दिया, वोट बेकार कर दिया तो जिंदगी भर पछताओगे, और अब पछताने के लिए आपके पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 2 साल बचा है केवल चुनाव में। उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव आपके लिए वार्निंग है बहन जी। उत्तर प्रदेश, साहब कहते थे मनुवाद की गर्दन है उत्तर प्रदेश। साहब कहते थे पूरे भारतवर्ष को अगर हम एक शरीर के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश मनुवाद की गर्दन है, गर्दन। और आजमगढ़ को बोलते थे उसका टेटुआ है। तो टेटुआ संभाल करके रखिए, टेटुआ बचा करके रखने को साहब ने कहा, गर्दन जकड़ करके रखने को कहा। लेकिन जब गर्दन छूट गई तो हरियाणा वासियों तुम कितने दिन सुरक्षित रहोगे? कितने दिन सुरक्षित रहोगे? तुम्हारा लौंडा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, सोच रहे हो डीएम अफसर कलेक्टर हो जाएगा। हमें तो नौकरी मिल गई, हमारे कमिश्नर साहब को तो नौकरी मिल गई, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी मिलने वाली नहीं है। ये बात को ध्यान में रखो बहन जी। जितनी देवी पूजना हो, जितने भगवान पूजना हो, जितने आप लोगों को भी पूजना हो, पूज लो भैया खूब अच्छे से, लेकिन एक भी आपको नौकरी ना दिला पाएगा, जो मेरी गारंटी है। क्योंकि आप रक्षाबंधन मनाते हो ना बहन जी, रक्षाबंधन भाई के लिए राखी खरीदते हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपए की खरीदते होगे, साथ में एक मिठाई का डिब्बा ले जाते हो। हाँ,
ले गए मिठाई का डिब्बा, भैया ने राखी बनवाई, भाभी बड़ी खुश हुई, उसने 1000 रुपया की आपको साड़ी खरीद के दी, आप बड़ी खुश, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। भाभी ने चलते चलते बच्चों को 500-500 रुपए दे दिया, आप कहे मेरी भाभी से जितने अच्छे तो कोई भाभी ही नहीं है। फिर भाभी ने चलते चलते आपको भी 500 रुपए दे दिया, कहा अरे भाभी मैं तो तेरे चरण धोके पीऊं, तेरी जैसी भाभी तो पाके मैं धन्य हो गई। ठीक, एक 50 रुपए का धागा अपने भाई को बांधा, एक मिठाई का डिब्बा ले गई, बदले में आपको राखी मिल गई, 1000 रुपया मिल गया, बड़ी खुश। ठीक बहन जी, बहुत खुश कि मेरा भाई भाभी मेरे बहुत मानते हैं। अब की बार रक्षाबंधन बढ़े तो राखी बांधना भाई को, और जब भाभी और भैया आपको बदले में साड़ी दें और पैसा दें तो उससे कहना भैया ये रख लो, खाली वो बाप की जो 2 बीघा जमीन जो तेरे नाम पे बाप ने की है ना, उसमें से 1 बीघा मेरे नाम पे दो बस। अब भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं गारंटी देती हूँ भाई आपका डंडा ना उठा ले तो मेरे नाम को दे देना। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, ये बोलेगा ये उठा अपनी राखी, ये पता नहीं कहां से सड़े हुए लड्डू लेकर के आई अपने भाई को मारने के लिए, ये 2 रुपए का धागा लेकर के आई, धागा तोड़ के फेंक देगा, बोलेगा दोबारा कभी अपनी शक्ल ना दिखाइयो, मैं नहीं जानता मेरी कोई बहन भी है। ये बात जान लो बहन जी बहुत अच्छे से। लेकिन एक भाई ऐसा है आपका जिसने आपसे कुछ नहीं मांगा, एक बाप है ऐसा जिसने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, जिसको आपने कभी देखा तक नहीं, लेकिन वो अपने जीते जी आपके लिए इतना बड़ा प्रबंध करके गया कि उसने आपको बाप की संपत्ति में भी अधिकार दिला दिया, भाई की संपत्ति में भी अधिकार दिला दिया, पति से तलाक लेने का भी अधिकार दिला दिया, आपको मान सम्मान जीवन जीने का अधिकार दिला दिया। नहीं तो ये समय था हमारे यहाँ औरतों को ये यहाँ पर